ओके, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CSR स्कर यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं IIT JM फिजिक्स की क्लासेस, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ओके, हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग किस तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो। जैसे IIT JM वाले जो प्रिपेयर करते हैं वो IIT JM के साथ साथ जेस्ट, TIFR, ठीक है, BHU, JNU, DU, इन सारी एग्ज़ाम्स को देते हैं। ठीक है, तो उनको हमेशा एक क्वेश्चंस रिलेटिविटी से मिलेगा ही मिलेगा। ये रिलेटिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। करीबन 8 लेक्चर आपको सिर्फ रिलेटिविटी के पढ़ाए जाएंगे। यहाँ से मैक्सिमम टाइम मैंने जो क्वेश्चंस IIT JM में देखे हैं वो 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, या सिर्फ एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल और एक्सरे। यहां से अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन डन है कि इन सब्जेक्ट में से ये इतने टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स हैं, ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोहर एटॉमिक मॉडल और एक्सरे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है ताकि कैलकुलेशन बेसिस पे ये वाला टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें कैलकुलेशंस होती है, तो जो आंसर आते हैं उनको बहुत अच्छे से, मतलब वो जो आंसर आते हैं वो आपको न्यूमेरिकल टाइप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है इसकी, इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो NET टाइप का होता है। एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है और बाकी फिर आपको NET टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और पोटेंशियल स्टेप की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है वो आपका पूछा जाता है मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, MSQ टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में वो क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो इसको हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ एक करेक्ट ऑप्शंस होता है और इजीली आप उसको कर सकते हो। बट जो MSQ होता है वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। तो इस 2 टॉपिक, ये 3 टॉपिक को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आपके MSQ के सारे क्वेश्चंस, आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो और आप सारे जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाए उसको अच्छे से कर सके। यहाँ से और यहाँ से रिलेटिविटी से भी MSQ टाइप में क्वेश्चंस देखे गए हैं। लास्ट है जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज एंड रेडिएशंस, यहाँ से भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रॉपर्टी पे बेस्ड अगर आप देखोगे तो MSQ भी पूछ लिए जाते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में आप अगर देखोगे तो आपसे NAT टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक डन होता है, एक पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, एक यहाँ से, 2 क्वेश्चंस यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। तो टोटल जो है वो ये टॉपिक इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल टाइप या मल्टीपल सिलेक्ट टाइप और MCQ टाइप, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकें। और मैं आपको बताऊंगा भी कि बाकायदा आपसे ये क्वेश्चंस इस ईयर में पूछा गया है और वो इस टॉपिक से है, और उसको इस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये मॉडर्न फिजिक्स IIT JM हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक बोला जाए तो रिलेटिविटी अभी हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ समझेंगे कि रिलेटिविटी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ओके, और एक्चुअल में रिलेटिविटी क्या होती है। ठीक है,
तो रिलेटिविटी में ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी किया जाता है या ऑब्जेक्ट की स्टडी स्टेट की जाती है, सॉरी ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टडी किया जाता है रिलेटिव टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको समझते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये अगर आता है तो फिर हम लोग आगे समझ पाएंगे चीजों को। ठीक है, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन इज inertial frame of reference, inertial frame of reference, and second is non-inertial frame. तो दो टाइप की फ्रेम होगी जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को स्टडी करेंगे और ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टडी करेंगे। तो उसके लिए दो टाइप की फ्रेम यूज़ की जाएगी, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। अब क्या होती है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, उसको समझते हैं। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसको डिफाइन किया गया अ फ्रेम विच इज मूविंग at constant speed or in the state of rest। इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। ऐसी फ्रेम जो किसी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, वेलोसिटी नहीं सॉरी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे और क्या हो, स्टेट जो हो उसकी रेस्ट में हो, या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। दो चीज़ एक साथ तो हो नहीं सकती कि एक फ्रेम रेस्ट में भी हो और मोशंस भी करे। तो या तो वो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो। अगर मोशंस कर रही हो तो स्पीड उसकी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। और दूसरी फ्रेम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वो एक्सेप्ट ये वाली फ्रेम को छोड़ के जितनी भी फ्रेम होगी वो सब नॉन इनर्शियल होगी। बोला जाए तो अ फ्रेम which accelerate are called non-inertial frame। ऐसी फ्रेम जो एक्सेलरेट करे, है ना, जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, एक्सेलरेशन हो, उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। या वो रोटेटरी फ्रेम हो सकती है, क्योंकि रोटेटरी फ्रेम क्या करती है, उसके पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और सर्कुलर में अगर कोई सी ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर स्टडी की जाएगी तो वो जो सर्कुलर मोशंस जो फ्रेम कर रही है वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। ठीक है, तो ऐसी फ्रेम जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, एक्सेलरेशन हो, वो क्या कहलाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और अगर फ्रेम रेस्ट में और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम। जो भी हम लोग रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी फ्रेम इनर्शियल होगी। रिलेटिविटी में जिस भी ऑब्जेक्ट की स्टडी हम लोग करने वाले हैं, है ना, मोशन की स्टडी या उसकी ऑब्जेक्ट की स्टेट की स्टडी करने वाले हैं, वो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में करेंगे। बोला जाए तो ऐसी फ्रेम जो या तो रेस्ट में होगी या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो रिलेटिविटी में हम जो फ्रेम यूज करेंगे वो कैसी फ्रेम होगी, हमारी इनर्शियल फ्रेम होगी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है और कौन कौन सी फ्रेम होती है। तो जनरली जो रेस्ट फ्रेम होती है, जो जनरली इनर्शियल फ्रेम में एक फ्रेम क्या होगी, रेस्ट फ्रेम, और दूसरी फ्रेम जो होगी वो क्या होगी,
कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, तो जो रेस्ट फ्रेम होती है ना, इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम जो है वो या तो रेस्ट फ्रेम होगी है ना, या कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, या मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। उसी फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम। सो रेस्ट फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट फ्रेम भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट फ्रेम बोल देते हैं, ग्राउंड फ्रेम बोल देते हैं। ठीक है, तो रेस्ट फ्रेम को लेफ्ट फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम भी बोला जाता है, और जो मूव कर रही होती है उसको मूविंग फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम, लेफ्ट फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, रेस्ट फ्रेम, ये सभी की सभी जो फ्रेम होती है, ये कैसी फ्रेम होती है, तो ये सभी की सभी आपकी होती है इनर्शियल फ्रेम। ओके, सो याद रखना है, रिलेटिविटी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें लेफ्ट फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, रेस्ट फ्रेम, मूविंग फ्रेम। तो ये जो भी फ्रेम है वो कैसी है, इनर्शियल फ्रेम है, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में रिलेटिविटी पढ़ी जाती है। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का मोशन और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की स्टेट को स्टडी करना है। तो फ्रेम कौन सी लेंगे, चूज करेंगे हम लोग, इनर्शियल फ्रेम यूज करेंगे, है ना। ओके, इतना क्लियर है। आगे देखो, तो रिलेटिविटी जनरली हम लोग पढ़ते हैं, दो टाइप की रिलेटिविटी होती है, एक क्लासिकल रिलेटिविटी, है ना, क्लासिकल और न्यूटोनियन रिलेटिविटी, जिसको कहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ क्लासिकल अजम्पशन है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम 11th 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में भी उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो भी रिलेटिविटी होती है वो क्लासिकल होती है। और दूसरी होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अभी हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में कौन सी रिलेटिविटी पढ़ने वाले हैं, STR। STR जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो किसने दी है, तो वो दी है आइंस्टाइन ने। सॉरी, ठीक है, तो वो दी है आपकी आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी को हम जनरली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, किसमें, हमारे मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले। ये जो क्लासिकल रिलेटिविटी है, इसको हम लोग कुछ समझ लेते हैं। अगर ये हमें आती है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लासिकल रिलेटिविटी क्या होती है, तो समझना, जो न्यूटोनियन में हम लोग पढ़ते हैं, कि जैसे अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखो, सपोज एक कार है ना, जो मूव कर रही है, सपोज कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, और दूसरी कार जो है ये मूव कर रही है कितने से, ये ए कार बोल दो, ये बी कार बोल दो, है ना। कार बी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। याद रखना है, ए कार 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, बी कार कितने से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये स्पीड जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में। तो जब स्पीड ऑफ कार या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन when the speed of object
ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस देन या वेरी लेस देन the speed of light, then we use classical relativity. याद रखना है आपको, क्लासिकल रिलेटिविटी कब यूज करते हैं? दैट इज व्हेन स्पीड इज मच मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज मच मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हम लोग क्लासिकल करेंगे, है ना. तो अगर आप देखोगे तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सो स्पीड ऑफ लाइट सभी को पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बोला जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है. और इसके कंपैरिजन में 10 मीटर 20 मीटर बहुत ही छोटे हैं. तो अभी हम जो रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं क्या है? क्लासिकल रिलेटिविटी. और अगर स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर हम लोग STR पढ़ते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं. तो अभी मैं आपको सिंपल क्लासिकल रिलेटिविटी बता रहा हूँ जिसमें 2 कार ली है, एक 20 मीटर पर सेकेंड, एक 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. इनका सेपरेशन सपोज कुछ है, तो इनका सेपरेशन सपोज 100 मीटर है, मैंने सपोज किया है, ओके. और इनका दोनों का एक्सेलरेशंस में 0 सपोज कर रहा हूँ अभी, ओके. सो अब ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है? स्पीड ऑफ ए, है ना. स्पीड ऑफ ए कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. और अगर वेलोसिटी बोलूँ तो वेक्टर लगा लूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. अगर मैं ऐसे कुछ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दूं कि ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, तो इसको i कैप लिख सकते हो, ओके. और इस वेलोसिटी ऑफ b कार की कितनी है? ये 20 है, सॉरी ये 10 है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है और ये भी i कैप की डायरेक्शंस में है. अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ a और वेलोसिटी ऑफ b, तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो दोनों वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, बोला जाए तो लेफ्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में है और रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में है ना. यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये स्पीड और ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है, चाहे आप रिलेटिविटी पढ़ो चाहे नॉन रिलेटिविटी पढ़ो. अगर कुछ नहीं बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो हमें क्या सपोज करना है? हमें सपोज करना है कि वो लेफ्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें गिवन है, मूविंग के रिस्पेक्ट में आपको गिवन नहीं है, ओके. सो अगर मैं बोलूँ कि ये 20 मीटर पर सेकेंड ये कहाँ से दिख रही है? तो ये ग्राउंड से दिख रही है. ये 10 कहाँ से दिख रही है? तो ये भी ग्राउंड से दिख रही है. सो क्वेश्चन से आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम उसको लिखते हैं स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, क्या लिखें? स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मोर जनरल, velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. तो आप देखोगे तो कितना आएगा? 20 माइनस 10, दोनों की आई कैप डायरेक्शन से, तो 10 आई कैप. मतलब आपको ये कार ए वाली कैसी दिखाई दे रही होगी? 10 आई कैप की से मूव कर रही होगी, ठीक है. कितनी से मूव कर रही होगी? 10 के साथ मूव कर रही होगी. किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में. किधर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ओके. ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज क्या होगी? सो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखी जाए तो लिखी जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज 10 माइनस 20 आई कैप माइनस 10 आई कैप. मतलब अगर बी वाले को देखता है ए वाला,
तो ये बी वाली कार उसको उसकी ओर आते हुए दिखाई देगी, और अगर बी वाला ए वाले को देखता है तो ए वाली कार उससे दूर जाते हुए दिखाई देगी, बट स्पीड दोनों की क्या होगी, सेम होगी। मैग्नीट्यूड बोला जाए तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो ए को बी का दिखाई देगा वही बी को ए का दिखाई देगा, बट दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अलग अलग होगी। मतलब एक और चीज, जब बी वाला खुद की कार को देखता है तो उसकी स्पीड कितनी है, 0। बी वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपनी खुद की कार को देखता है तो उसकी स्पीड कितनी आती है, 0। तो बी के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड कितनी है, 0। इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इस कार की स्पीड कितनी है, 0, बट इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ए वाले के रिस्पेक्ट में खुद की स्पीड कितनी है, 0 है ना, और बी की स्पीड कितनी है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग 10 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में ये चीज। तो भाई जब इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, 0। तो वो गई कहाँ, तो वो गई इसके पास, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में मिली। तो ये ट्रिक है कि इसकी स्पीड को आप क्या कर दो, जब इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड किसको मिल जाएगी, इसको। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 - 10, तो नेट कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और वही यहाँ पे आई है। और इसके रिस्पेक्ट में जब इसको देखोगे तो ये कितने से चल रही थी, 10 से, है ना, और ये कितने से चल रही थी, 20 से। तो इसकी स्पीड 0 हो गई, तो वो गई कहाँ, तो इसको मिली, किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज करना है। यही कॉन्सेप्ट अपन रिलेटिविटी में भी यूज करेंगे कुछ अच्छे तरीके से, है ना, दूसरे तरीके से। ओके, बट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो स्पीड होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, बोला जाए तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो नोट डाउन करके लिख लेना कुछ कुछ चीजें। अगर एक्सेलरेशन होता तो वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता। तो स्पीड या बोला जाए तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं ये। रेस फ्रेम से इसकी स्पीड कितनी थी, 20, बट मूविंग से कितनी दिखाई दे रही है इसकी स्पीड, 10। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ऐसे ही एक्सेलरेशन ले लोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो भी ऐसा का ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरी चीज आगे मैं आपसे पूछता हूं, देखना। मैंने 2 केस बना लिए। एक तो ये आपकी रेस फ्रेम हो गई ऊपर, और एक नीचे बना लेता हूं मूविंग फ्रेम। अब मूविंग फ्रेम में मैं देख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू बी सिर्फ ये चल रही है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये रेस्ट में है। इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 0, और ये कैसे चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ये हम लोग देख चुके हैं। ओके, अब मुझे बताओ इनके बीच का सेपरेशन यहाँ पे कितना था, 100 मीटर। तो यहाँ पे कितना है, ये भी कितना रहेगा, 100 मीटर। ये भी कितना रहेगा, 100 मीटर। ये वाला व्यक्ति ग्राउंड वाला अगर इन दोनों को देखेगा तो ये 20 से चल रही है, ये 10 से चल रही है जिस इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 10 मीटर। तो उसी इंस्टेंट पे अगर बी वाला ए को देखता है तो उसको भी इनके बीच का सेपरेशन कितना दिखाई देता है, 10 मीटर। तो ये नोट डाउन करके लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, सेपरेशन बिटवीन
the two object remains सेम, है ना, और इनवेरिएंट, है ना, रिमेन सेम और इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन। ये कहाँ है? क्लासिकल रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, याद रखना है अपने को। अभी मैंने STR चालू नहीं की है, क्योंकि टॉपिक अगर आप देखोगे तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाया गया, फिर गैलीलियो के क्या समझाए गए? इनवेरिएंस, क्या क्या चीज़ें उसमें इनवेरिएंस रहती है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो वही चीज़ें मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ने जनरली क्लासिकल थ्योरी को ही, क्लासिकल रिलेटिविटी को ही अज्यूम करके अपने ट्रांसफॉर्मेशंस दिए थे कोऑर्डिनेट के। ओके, ठीक। नेक्स्ट, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस दोनों ही फ्रेम में क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। अब सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कार इसको कितने टाइम में पकड़ लेगी, ये वाली कार इसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? तो आता है समझ में, ये वाली कार इसको अप्रोच जरूर करेगी, है ना। तो कितने टाइम में ये वाली कार इसको अप्रोच कर लेगी? वो जो टाइम है, क्या वो इस फ्रेम में और ग्राउंड फ्रेम में सेम आने वाला है? बोला जाए तो रेस फ्रेम और मूविंग फ्रेम में सेम आएगा। तो यस, ये वाला व्यक्ति के पास जो घड़ी है ना, रेस फ्रेम में जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, सपोज वो जो देख रहा है उस अपनी घड़ी में, वो ये देख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो टाइम लग रहा है, मूविंग वाला भी, मूविंग फ्रेम में जो बी वाला देख रहा है अपनी घड़ी में, वो भी वही टाइम को ऑब्जर्व करता है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी फ्रेम में भी वही टाइम लगता है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे एक और बात समझ में आती है कि जो टाइम ट्रेवल होता है, टाइम ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट does not depend on frame of, does not depend on frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। बोला जाए तो टाइम भी क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। सेपरेशन भी क्या होता है? इनवेरिएंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको अप्रोच करने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको अप्रोच करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम? तो देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर इस फ्रेम में देखूँ तो ये तो रेस्ट में है, और ये क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने मीटर चलेगा? 100 मीटर। तो क्या हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला? स्पीड अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम आ जाएगा तो 100/10। तो कितना टाइम आ गया? 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड में ये इसको पकड़ लेगा, चाहे वो इस फ्रेम में हो चाहे वो इस फ्रेम में हो। 10 सेकेंड में ये इसको पकड़ लेगा। 10 सेकेंड में इस फ्रेम में ये कितना चला? 100 मीटर। बट 10 सेकेंड में इस फ्रेम में, बोला जाए तो रेस फ्रेम में, ये कितना चलेगी ये कार? 10 सेकेंड में रेस फ्रेम में ये कितनी चलेगी कार? तो 10 सेकेंड में ये चलेगी 20 × 10, 200 मीटर। कितनी चलेगी? 200 मीटर। और ये कितनी चलेगी? 100 मीटर। देखो, ये 200 मीटर चली, ये 100 मीटर चली, मतलब ये 10 से चल रही थी ना, तो ये 100 मीटर आगे बढ़ी, ये 200 मीटर आगे बढ़ी, तो दोनों मिल गए। ठीक है, तो 10 इस फ्रेम में ये 200 चली, ये 100 चली, बट मूविंग फ्रेम में ये कितनी चली? ये 100 चली, और ये कितनी चली? ये 0 चली। ठीक है, इसमें भी मिले हैं ये 10 सेकेंड में, इसमें भी मिले हैं ये 10 सेकेंड में। इससे समझ में आता है कि टाइम ट्रेवल क्या है? दोनों फ्रेम में इनवेरिएंट है। और क्या समझ में आता है? तो एक और चीज है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक और चीज यहां पे मैं लिख रहा हूं, डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, क्योंकि डिस्टेंस इसमें कितनी चल रहा है, ये पार्टिकल बोला जाए तो कार, ये इसमें 200 रेस फ्रेम में और ये 100, और मूविंग फ्रेम में ये 100 चल रहा है और ये 0 चल रहा है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड जो हो रही है ये भी किस पे डिपेंड कर रही है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें अपने को आई समझ में। जो चारों पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं उसमें 2 इन्वेरिएंट है, सेपरेशंस इन दोनों का क्या रहेगा, इन्वेरियंस, और टाइम क्या रहेगा, इन्वेरियंस। बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड जो होगी ये सभी की सभी क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। और यही असम्पशन किसके हैं, गैलीलियन के। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस बताऊंगा और उसके बाद लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसी तरह से हम लोग अच्छे से पूरे सिलेबस को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा दूंगा, कुछ बुक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं वो भी आपको करवाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। टेस्ट भी होगा इसका, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी होगा। टेस्ट हमारी CSIR स्क्वायर की एप्लीकेशंस पे होगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी होगी। CSIR स्क्वायर की एप्लीकेशंस पे आपको फ्री में ही इसी टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स के IIT JM के लिए मॉडर्न फिजिक्स हम लोग, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, साथ में मॉडर्न फिजिक्स भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है IIT JM के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।